चालू करें तो ऐसा टेक देना पड़ेगा ना। ओके, तो शुरू करते हैं। जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा कि एमएन टीवी पर आप एक नया कार्यक्रम शुरू करिए जिसमें चर्चा हो, जो देश भर में जो घटनाएं घटित होती है या जिन मुद्दों पर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर चर्चा नहीं होती, ऐसी चर्चा एमएन टीवी पर हो, ऐसा आप लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एमएन टीवी की तरफ से एक पॉडकास्ट शुरू कर देना चाहिए। तो हमने उस पर विचार किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं और ये हमारे एमएन टीवी के पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। जिन लोगों को ये पता नहीं है पॉडकास्ट क्या है, वो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। पॉडकास्ट, इस एमएन टीवी का जो पॉडकास्ट है उसको हमने नाम दिया है थॉटकास्ट। पॉडकास्ट नहीं है, ये थॉटकास्ट है। यानी हम इस एपिसोड में या इस सीरीज में विचारों की चर्चा करने वाले हैं। देश भर में जो घटनाएं घटित होती है उस पर जो मुद्दे छुपाए जाते हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ चर्चा के लिए हमारे साथ हमेशा रहेंगे एमएन टीवी के चीफ एडिटर कुमार काले सर। उनसे हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे पॉडकास्ट का सब्जेक्ट है भूमि अधिग्रहण कानून। देश में किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। जून के महीने में जो 3 कृषि बिल लाए गए, 3 कृषि कानून लाए गए, उन कानूनों का विरोध हो रहा है, बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। लेकिन उससे कई ज़्यादा गुना खतरनाक जो है किसानों को और कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाला अगर कुछ कानून है, कुछ अगर बात है तो वो है भूमि अधिग्रहण कानून। लेकिन उसको लेकर कहीं पर चर्चा नहीं हो रही है और इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हमारे पॉडकास्ट का पहला विषय होगा कृषि भूमि अधिग्रहण कानून। उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ, जैसे मैंने पहले बताया, कि एमएन टीवी के चीफ एडिटर है कुमार काले सर। सर स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर, पहला मेरा सवाल है, एक्चुअली सवाल जवाबों का ये सिलसिला हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कुमार काले सर जो कि बहुत सीनियर है और उनको बहुत सारी देश भर की जानकारी होती है, अंदरूनी जानकारी होती है, इसलिए हम इस पॉडकास्ट को, इस थॉटकास्ट को सवाल जवाबों के सिलसिले में ही चलाएंगे। काले सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? किस प्रकार से आप उस आंदोलन को देख रहे हैं? जो मोदी सरकार के द्वारा कृषि कानूनों में संशोधन करने के नाम पर किसानों के ऊपर पूंजीवाद थोपने का और पूंजीवादियों को इस देश में किसानों के शोषण की खुली छूट देने के अधिकार के लिए कानून बनाए गए। पिछले 26 नवंबर से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जी, मगर प्रदर्शन होने के बावजूद भी सरकार किसी भी स्थिति में कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। वो सरकार चर्चा तो ये कर रही कि हम किसानों के साथ वार्ता कर रहे हैं, उनके सुनने का काम हम लोग कर रहे हैं, मगर वो केवल किसानों के सुनने की बात हुई। 11-12 वार्ताएं हुई, उसमें किसानों की बातों को सुना गया मगर किसानों की बातों को माना नहीं जा रहा जी। और प्रधानमंत्री अपनी ही बात मनवाने के लिए ये सारा बात चला रहे। अब लगभग 80 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है किसान इसको आंदोलन चलाते रहे और बहुत बड़े पैमाने पर यह आंदोलन की उग्रता बढ़ भी रही है। 18 तारीख को उन्होंने रेल रोको का भी घोषणा किया है और टिकैत जी के द्वारा तो 2 अक्टूबर तक इसको आगे चलाने की बात कही है। तो ये आंदोलन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और इस आंदोलन को और ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए किसानों को इस आंदोलन में और भी मुद्दों को शामिल करने की ज़रूरत है। जैसे लेबर लॉ में भी अमेंडमेंट किए गए, तो अगर किसान अपनी इस शक्ति में मजदूरों को भी साथ में जोड़ ले और मजदूरों को भी अपने साथ में लेकर लड़ाई लड़े तो उस आंदोलन की व्याप्ति और बढ़ सकती है। क्योंकि मजदूर जैसे किसानों के खेतों में काम करते वैसे मजदूर फैक्ट्री में भी काम करते हैं और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की भी समस्या बड़ी है। 40 ऐसे लेबर कोड जो है, ये कृषि कानूनों के साथ में जो लेबर लॉ में अमेंडमेंट किया गया, 40 लेबर कोड को ख़त्म कर दिया गया। तो किसानों को अपने आंदोलन की व्याप्ति बढ़ाने के लिए मजदूरों के भी मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है। अगर किसान और मजदूर की शक्ति इकट्ठा हो जाए तो देश में बहुत बड़ी अस्थिरता पैदा हो सकती है। जी, लेकिन ये देखा गया कि किसानों का आंदोलन 26 नवंबर से चल रहा है, 80 दिनों से ज़्यादा दिन हो गए हैं। लेकिन एक तरफ
जो ट्रेड यूनियन कामगारों के लिए काम करता है, मजदूरों के लिए जो बनाए गए ट्रेड यूनियंस है, वो उन्होंने केवल एक ही दिन का आंदोलन किया था। वो दिल्ली के शायद जंतर मंतर या दिल्ली को घेराव करने का भी उन्होंने काम किया, तो एक ही दिन का वो आंदोलन था। लेकिन किसान जिस तरह से आंदोलन चला रहे हैं उस तरह से ट्रेड यूनियन या कामगारों के जो संगठन है वो आंदोलन नहीं चला रहे। ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण देखते हैं आप? कामगार संगठनों को किसानों से पहले सड़क पर उतरने की ज़रूरत थी जी, क्योंकि किसानों से ज़्यादा इस देश में मजदूर संगठित है, ऐसा दावा मजदूर संगठन करते हैं। और देश में सैकड़ों सालों से, मतलब जब से ट्रेड यूनियंस बने या अंग्रेज़ों के समय से, देश में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड यूनियंस काम कर रहे हैं और उनकी व्याप्ति और उनके संगठन की शक्ति का भी वो लगातार प्रदर्शन करते रहे और ऐसा दावा भी करते रहे कि देश में बड़ी मजदूरों की शक्ति उनके साथ में है। इसलिए किसानों से पहले मजदूरों को सड़क पर उतरने की ज़रूरत थी और ये काम मजदूरों से भी ज़्यादा मजदूरों के नाम पर काम करने वाले संगठनों को करने की ज़रूरत थी। आप तो लेबर लॉ के संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं। जब लेबर लॉ से पहले लॉकडाउन थोपा गया, उस समय जो प्रवासी मजदूरों के हाल खराब हुए, उनको सड़क पर चलने के लिए बेहाल होकर चलना पड़ा, भूखमरी से वो परेशान होते रहे, उस समय भी कोई ट्रेड यूनियन मजदूरों के नाम पर कोई आंदोलन नहीं किया, ना उसके समर्थन में कोई बात की जी। क्योंकि भारत में मजदूरों के जो संगठन चलाने वाले जो लोग हैं ये मजदूर नहीं है। ये तो जो शोषित लोगों के विरोध में काम करने वाला जो एक वर्ग है, उसी वर्ग से भी मजदूर संगठन चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले लोग हैं और वो प्रस्तापित पार्टियों के द्वारा चलाए जाते हैं। कम्युनिस्टों के बहुत सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, और चूंकि उनके प्रतिनिधि पार्लियामेंट में भी है तो उनको संसद के अंदर इस बात को उठाने की ज़रूरत है, मगर वहाँ उसके लिए कोई बात नहीं कर रहे। और इस मुद्दे पर मजदूरों के संगठन की खामोशी इन लेबर लॉ के समर्थन की बात साबित करती है। जी, एक 17वीं 18वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने दुनिया के किसानों और मजदूरों को कहा कि एक हो जाओ, लेकिन 300 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन भारत का जो मजदूर है और किसान है वो अभी भी इकट्ठा नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? मजदूर और किसानों को इकट्ठा करने की कोशिश इस देश में फुले अम्बेडकर आंदोलन के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर की गई। ज्योतिराव फुले से लेके इस बात की प्रक्रिया शुरू की और उन्होंने सबसे पहले किसान और मजदूरों का जो दुश्मन है वो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया था और उन्होंने ये कहा था कि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद जो है ये किसानों के और मजदूरों के पहले नंबर के शत्रु है। उसमें भी उन्होंने ब्राह्मणवाद से भी पहले पूंजीवाद को, यानी सेठजी को उन्होंने पहले नंबर पर लिया था, क्योंकि सबसे पहला जो किसानों का और मजदूरों का शोषण ये करता है। शाहू महाराज ने भी इस बात को आगे बढ़ाया था और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो लेबर पार्टी तक बनाई थी और उनके जो पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज़्यादा सफलता बाबा साहब को जो मिली थी वो लेबर पार्टी के रूप में ही मिली थी जी। तो उन्होंने किसान और मजदूरों का बहुत बड़ा संगठन भी बनाया था और उस दिशा से वो आगे भी अपने आंदोलन को, अपने कारवा को बढ़ा रहे थे। आज़ादी के पहले कांग्रेस के अंदर ही किसानों के लेवल पर या मजदूरों के नाम पर भी ये कांग्रेस का दल काम करता रहा और कम्युनिस्टों के भी अंदर जो है एक पूंजीवाद की विरोध की एक नकली विचारधारा उन्होंने खड़ी की। ऐसा वो दावा करते रहे कि हम पूंजीवादी के विरोध में हैं, मगर असल में वो कांग्रेस से ही निकले हुए लोग थे जो कम्युनिज्म को चला रहे थे। तो पूंजीवाद का उनका जो नारा है वो अलग नारा था। भारत में जाति को कायम रखकर आप किसी भी स्थिति में कोई वर्ग नहीं बना सकते। तो मजदूर और किसानों की एक लड़ाई लड़ने का काम इस देश में केवल और केवल बहुजन विचारधारा के आधार पर, और उसमें भी फुले अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर ही खड़ा हो सकता है, जिसके लिए समाज में काफ़ी सारे पैमाने पर पहल हो रही है। जी, भूमि अधिग्रहण कानून की हम बात करते हैं तो उन कानूनों में क्या बदलाव हुए हैं या ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? जब से भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई है, उस नई आर्थिक नीति के पहले नंबर पर शिकार कोई रहे तो किसान रहे। देश में विकास का कोई भी काम करना हो, आज़ादी के शुरू से अगर हम लोग देखें तो विकास के नाम पर जो भी कोई इस देश में परियोजनाएं बनाई जाती है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो या इंडस्ट्री हो, आईटी पार्क हो, जितनी भी विकास की योजनाएं बननी है, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, डैम्स हो, रेलवे के प्रोजेक्ट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हो, स्टेट के प्रोजेक्ट हो, इन सारे विकास कामों की पहले नंबर की ज़रूरत होती है ज़मीन। आसमान में उड़ने वाली भी चीज़
अगर आपको बनानी है वो भी ज़मीन पर ही तो ज़मीन पर ही बनानी पड़ेगी। तो देश के विकास काम के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है ज़मीन की, और आज ये ज़मीन केवल किसान और आदिवासियों के पास है। शेड्यूल कास्ट के पास हम ये कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो लैंडलेस है। तो इस देश में ज़मीन रखने वाले दो ही वर्ग हैं, एक तो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो किसान हैं, और दूसरे आदिवासी हैं जी। और देश की विकास योजनाओं के नाम पर सबसे ज़्यादा शोषण इन्हीं दो लोगों का किया गया। बड़े बड़े डैम्स की योजनाएं बनाने के लिए आदिवासियों को जंगलों से बाहर किया गया। माइनिंग के लिए भी आदिवासियों को उनके ही जल जमीन जंगल से बेदखल करने का काम होता रहा जी। और जब से नई आर्थिक नीति अपनाई गई तो नई आर्थिक नीति के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाने के लिए, विकास काम के लिए इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीनों की ज़रूरत थी। तो ये ज़मीन किसानों से लेना आसान काम नहीं था, क्योंकि किसान अपनी ज़मीन आसानी से सरकार को देना नहीं चाहते थे, और उस ज़मीन को किसानों से छीनने के लिए सरकार को बार बार, खास तौर पर पिछले 30 सालों से लैंड एक्विजिशन एक्ट में समय समय पर पूंजीवादियों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ये बदलाव सरकार करती रही। अब ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के जो बदलाव है ये केवल और केवल कारपोरेट हाउसेस के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। अंग्रेज़ों ने भारत में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था। वो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाकर अंग्रेज़ों ने जो पब्लिक इंटरेस्ट के कॉज के लिए ज़मीनों को अधिग्रहण करना शुरू किया था, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, रेल है, डिफेंस के प्रोजेक्ट है, ऐसी बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट की प्रोजेक्ट के नाम पर अंग्रेज़ों ने ज़मीन एक्वायर की थी। हज़ारों लोगों से ज़मीन ली और करोड़ों लोगों का उसका बेनिफिट हुआ। जिस रेल के लिए ज़मीन अधिग्रहित हुई, आज भी देश के करोड़ों लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए ज़मीन एक्वायर हुई, रिसर्च सेंटर्स के लिए एक्वायर हुई, तो आज उसका बेनिफिट हो रहा है। मगर सरकार ने अभी वो जो एक्विजिशन एक्ट है उसमें बदलाव किया, उसकी पॉलिसी में बदलाव किया। पॉलिसी में बदलाव ये है कि अब पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर कोई ज़मीन एक्वायर नहीं की जाएगी, कारपोरेट इंटरेस्ट के लिए ज़मीन एक्वायर की जाएगी, और हज़ारों लाखों किसानों से ज़मीन लेकर केवल पूंजीपति अंबानी अदानी के फायदे वाली बात होगी। इसलिए सारे कानूनों में बदलाव हो रहे। जी, कौन से राज्य है, अभी हाल ही में जो इन 11 राज्यों ने भूमि अधिग्रहण कानूनों में संशोधन किए हैं, तो वो कौन से राज्य हैं, उन राज्यों में किसकी सरकार है? और दूसरा जो मुद्दा इसमें यह है कि इसमें प्रमुखता से कौन से मुद्दों को लेकर बदलाव किए गए हैं? देखिए, खास तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये भूमि अधिग्रहण कानूनों के संशोधन समय समय पर पिछले 30 सालों से होता है, मगर पिछले 10 सालों में एक नया ट्रेंड जो है कि भारत के बड़े ऐसे जो 10-11 राज्य है, इन 11 राज्यों ने अपने लैंड एक्विजिशन एक्ट में बदलाव किए, और ये बदलाव जो है ये पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर किए गए। जैसे भारत में एक व्यवस्था है कि अगर किसी को एग्रीकल्चर लैंड परचेस करनी है तो उसको परचेस करने के लिए लेने वाले आदमी को किसान होना ज़रूरी होता था। किसान ही किसानों की ज़मीन खरीद सकता था, और किसानों से जो उसने ज़मीन खरीद ली है तो उसका उपयोग वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं कर सकता था। आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन को भी ज़मीन लेने के लिए किसान होना पड़ा था। बहुत सारे फिल्म एक्टर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है वो कागज़ पर किसान बने हुए हैं, और किसान बनकर उन्होंने किसानों की सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन उन्होंने ली है। अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि वो मीडिया में चर्चा में आया था। तो ये व्यवस्था ये थी कि किसानों की ज़मीनों का कोई गलत इस्तेमाल ना हो, तो लेने वाला भी किसान हो तो उसको अपना, मैं किसान हूँ इसके लिए उसको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड देना पड़ता था। अब राज्य सरकारों ने ये जो बंधन था, ये जो मर्यादा थी कि किसान ही किसानों की ज़मीन खरीद कर सकता है, इसको हटाया। अब इंडस्ट्री के नाम पर कोई भी व्यक्ति किसानों से ज़मीन खरीद कर सकता है, और दूसरा किसानों की ली हुई ज़मीन का नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बड़े मौलिक बदलाव जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में सरकार के द्वारा किए गए। जो अभी आपने पूछा है कि भाई कितने स्टेट में हुआ, तो लगभग 11 ऐसे स्टेट है, इन्होंने एक श्रम कानूनों के जैसे ही इन लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी बदलाव किए। उसमें 5 बड़े जो स्टेट है जो बीजेपी के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे गुजरात, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है और उत्तराखंड है। ये 5 ऐसे स्टेट हैं जिन्हें बीजेपी के द्वारा चलाया जाता है। गुजरात में भी बड़े पैमाने पर लैंड एक्विजिशन एक्ट में बदलाव किए गए। हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटका
ये बड़े स्टेट है जहां पर किसानों की ज़मीनों को छीनने का काम बीजेपी के द्वारा हो रहा है। उत्तराखंड में भी आप देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी के द्वारा वो जो ज़मीन जो है, पहाड़ों की ज़मीन जो है निकाल कर इंडस्ट्रियल हाउसेस को दी जा रही है। बाबा रामदेव को वहाँ हज़ारों एकड़ की ज़मीन जो है ये दी गई है, मध्य प्रदेश में भी दी गई है, गुजरात में भी दी गई है। तो ये सरकार अपने से ज़मीन निकाल कर देने का काम कर रही है। इसमें 3 ऐसे स्टेट जो है वो जो कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे, जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, और हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और कांग्रेस में बीजेपी का बहुत बड़े समय तक राज रहा, वैसे कांग्रेस का भी रहा। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। तो राजस्थान और इसमें राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र में बदलाव हुआ, आंध्र प्रदेश, उसके साथ साथ में तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों ने भी अपने अपने श्रम कानूनों के तरह लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी बदलाव किए। महाराष्ट्र और राजस्थान की आपने बात की, तो वहाँ पर ये बदलाव तब हुए जब बीजेपी की सरकार थी, तब बदलाव हुए, या कांग्रेस की, जो महाराष्ट्र की बात करें तो महाविकास आघाड़ी की सरकार 3 पार्टियों की एक सरकार बताई जा रही है, उस वक्त ये बदलाव हुए? महाराष्ट्र का तो जो बदलाव है वो रिसेंटली है। फरवरी 2019 में ये बदलाव बीजेपी का जब राज था उस समय किया गया जी, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले 2 महीने पहले किया गया था। और पंजाब में भी ये बदलाव हुए थे। अब इसमें पार्टियों के रूल बदलते हैं मगर पॉलिसी नहीं बदलती। जैसे तेलंगाना में, आंध्रा में, या हम ये जो बात कहे कि तमिलनाडु में भी ज़मीन कानून में संशोधन किए गए। तो तमिलनाडु में भी ये बदलाव हुए। तो तमिलनाडु में भी एक अलग आइडियोलॉजी वाली, पेरियार की आइडियोलॉजी वाली, डीएमके की आइडियोलॉजी वाली एक वहाँ विचारधारा है, उस पर राज करने वाली पार्टियाँ हैं, मगर उनके भी इंटरेस्ट वही हो रहे हैं। यानी वो नेशनल पार्टी की पॉलिसी को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। वो नेशनल पार्टी की पॉलिसी से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को फॉलो करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन पार्टियों को भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा जो है वो कैपिटलिस्ट लोगों के द्वारा, कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा उनको दिया जा रहा है। जी, जैसे ये अभी 3 कृषि कानून भी अदानी, अंबानी और पूंजीपतियों के समर्थन में है, उसी प्रकार से सेज का एक दौर चला जिसमें हजारों हेक्टर जमीनें सेज के नाम पर सरकार ने ली। उन ज़मीनों की आज क्या स्थिति है? क्या वो जिस काम के लिए सरकार ने लिया था, वो ज़मीन ली थी, उसी काम के लिए उसका उपयोग हो रहा है, या वहाँ पर कुछ और चल रहा है? क्या स्थिति है आज? देखिए, जब नई आर्थिक नीति का सेकंड फेज चलाया गया तो उसमें सबसे पहले नंबर पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे। और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर सरकार ने बहुत सारी रियासतें, मतलब जो है हम ये कह सकते हैं कि सुविधाएं जो है, सहूलियतें जो है वो कॉर्पोरेट हाउसेस को दी थी। एक रेड कारपेट उनके लिए डाला था, लैंड एक्साइज ड्यूटी में माफ़ी थी, इंटरेस्ट फ्री कैपिटल उनको दिया गया था, काफ़ी सारी सुविधाएं थी, इलेक्ट्रिसिटी, सारा स्टेट उनके लिए खुला कर दिया था कि आप आओ और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बना। देश भर में सैकड़ों सेज के प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकार ने अलग अलग राज्य सरकारों के साथ में मिलकर ये सेज के प्रोजेक्ट शुरू किए थे। कैग की रिपोर्ट ये कहती है 2015-16 तक का ये आंकड़ा है, क्योंकि उसके बाद सेज तो पूरी तरह से ठप हो गए थे, लगभग 45,635 हेक्टर ज़मीन जो है वो सेज के नाम पर एक्वायर की गई थी या उसके लिए नोटिफाइड किया गया था। मतलब 45,635 हेक्टर ज़मीन जो है वो सेज के लिए नोटिफाइड किया गया था कि भाई इतनी ज़मीन जो है हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए नोटिफाइड करते हैं। मगर उसमें से केवल 62% ज़मीन ही, यानी लगभग 28,000 एकड़ के करीब की ही ज़मीन जो है वो एक्वायर की गई। बाकी ज़मीन जो है लगभग 38% जो थी वो एक्वायर नहीं हुई नोटिफाई होने के बाद में भी। और जहाँ पर ये सेज शुरू किए गए थे वो भी बहुत सारी जगह पर जो है ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ज़मीन तो एक्वायर की गई मगर वहाँ काम भी नहीं शुरू किया गया। उड़ीसा के गोपालपुर में 1995 में टिस्को के प्रोजेक्ट के लिए लगभग 3,799 एकड़ ज़मीन जो है वो एक्वायर की गई थी जी। आज लगभग 2020-21 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आज से लगभग 25 साल पहले ये ज़मीन एक्वायर की गई थी। मगर 25 साल से वो ज़मीन पर किसी तरीके से कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया गया, वो ज़मीन वैसे के वैसे पड़ी है। सेज के प्रोजेक्ट के लिए भी ऐसा ही हुआ। और अलग अलग राज्यों में जब ये ज़मीनें ली गई तो उसके भी रिकॉर्ड ये कहते हैं कि उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। हमारे पास जो डाटा है, ये डाटा ये कहता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में सेज के प्रोजेक्ट के लिए जितनी ज़मीन ली गई
उसमें से लगभग 96.34% की जो ज़मीन है उस पर किसी तरीके से कोई काम नहीं हुआ, यानी वो वैसे की वैसी पड़ी है। यानी केवल 3.46% की ज़मीन पर ही काम हुआ, 3.5% के करीब का ही मामला। यानी वो किसानों से ली, किसानों की खेती बंद कर दी इंडस्ट्री के लिए, और वहां पर इंडस्ट्री भी खड़ी नहीं हुई। आपको सिंगूर का, नंदीग्राम का जो हिंसाचार वहाँ वो याद होगा। उसके बाद में उड़ीसा में भी बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीनें सेज के लिए एक्वायर की गई। वहाँ तो 96.58% ज़मीन वैसे की वैसे पड़ी हुई है। यानी उड़ीसा में भी सेज के लिए ज़मीन एक्वायर की गई, मगर वहाँ काम नहीं हुआ। आपने कलिंगनगर में जो हिंसाचार हुआ वो देखा कि आदिवासियों को, टाटा को ज़मीन देने के लिए किस तरीके से लोगों को मारा गया। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र स्टेट है, जिसमें 70% ज़मीन जो है वो सेज के प्रोजेक्ट पर ली हुई खाली पड़ी हुई है। उसके बाद कर्नाटका आता है। कर्नाटका में लगभग 57% की ज़मीन वैसे की वैसे पड़ी हुई है। उसके बाद तमिलनाडु है, लगभग 49% की ज़मीन तमिलनाडु की एक्वायर तो हुई मगर उस पर काम नहीं हुआ। और फिर आंध्र प्रदेश में 49% के करीब का रेशो है और गुजरात में 48% का है। तो इतने बड़े पैमाने पर, यानी राउंड अबाउट आधा जो ज़मीन का जो पोर्शन है जो लिया गया है, उस पर किसी तरीके से कोई इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया। तो फिर इतनी बड़ी ज़मीन सरकार एक्वायर क्यों कर रही है? और ये एक्वायर करके इंटरेस्ट मतलब जो है, इसमें सरकार का कौन सा इंटरेस्ट है कि किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है और उद्योगपति इंडस्ट्री के नाम पर ले रहे, मगर उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर रहे। तो ये साबित है, ये इससे सिद्ध होता है कि सरकार किसानों की ज़मीन जो है उद्योगपतियों को दे रही है और भविष्य में उद्योगपति ज़मीन का दूसरा कोई उपयोग करेंगे। बिल्कुल जी। अब ये जो भूमि अधिग्रहण कानूनों में जो बदलाव हो रहे हैं, जिसका आपने विस्तार से जिक्र भी किया है, इसका किसानों पर और कृषि क्षेत्र पर क्या परिणाम होगा? देखिए कि बहुत बड़े पैमाने पर किसानों की ज़मीनें छीनी जाएगी। भारत में 1960 में सीलिंग एक्ट बनाया गया था। उस सीलिंग एक्ट के तहत जो है कि देश के किसानों को, जो पहले खेतिहार मजदूर थे, इस देश में अंग्रेज आने से पहले भारत में जमींदारी प्रथा थी, सामंती प्रथा थी, और जमींदारों के पास में हजारों एकड़ ज़मीन थी। और उस ज़मीनों पर ये जो आज जो किसान हैं वो पहले किसान नहीं थे। अंग्रेज आने के पहले वो इस देश में खेतिहर मजदूर थे और अपने ही गांव में जो जमींदार होता था उस जमींदारों के खेतों पर ये मजदूरी करने का काम करते थे, या तो बड़े पैमाने पर उनको जमींदारों को टैक्स देना पड़ता था। आज़ादी मिलने के बाद में या आज़ादी के आंदोलन में भी इसके लिए बहुत बड़ा हंगामा हुआ और किसानों को वो जो बंधुआ मजदूरी की जाती थी, ली जाती थी उनसे, उससे मुक्त कराया गया। और सीलिंग एक्ट बनाकर जो एक्सेस लैंड जो जमींदारों के पास में थी या जिनके पास भी अतिरिक्त ज़मीन थी, वो ज़मीन उनसे निकाल कर जो लैंडलेस लोग थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, या जो ज़मीन जोतते थे उनके नाम पर वो ज़मीनें कर दी गई। भारत में लगभग 21 स्टेट ने ये सीलिंग एक्ट लागू किया था, सीलिंग एक्ट की घोषणा की थी, मगर किसी भी स्टेट में उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। भारत में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़े पैमाने पर इनइक्वालिटी है और ये भी एक बहुत बड़ा असमानता का जो कारण है, ये शोषण का आधार बना हुआ है। गांव देहातों में शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो लैंडलेस है और गांव देहातों में उनके पास ज़मीन ना होने के कारण उनको मजदूरी करने के लिए उन्हीं लोगों के खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता है जो सालों से उनका शोषण कर रहे हैं। इस वजह से गाँव में जो एट्रोसिटीज़ होती है उसमें खेती ना होना या लैंडलेस ना होना ये शेड्यूल कास्ट का एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी स्टेट में प्रॉपर वे में ये सीलिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। राज्य सरकारें तरह तरह के बहाने कर कर उसको आगे ढकेलती रही। जब से सीलिंग एक्ट बना तब से किसानों के पास में थोड़ी बहुत ज़मीन आती रही, या पहले की जो उनके पास जो ज़मीन थी। अब क्या हुआ कि किसानों के ज़मीन आने के बाद में भी उनके परिवार जैसे जैसे बढ़ते गए, उनकी जो ज़मीन थी वो बंटवारा होता गया। 1970 के पास जब हम लोग करते हैं, जिस देश में रूटीन एग्रीकल्चर सेंसस भी होता है, वो एग्रीकल्चर सेंसस के माध्यम से सरकार रिकॉर्ड जमा करती कि लैंड होल्डिंग कितना है। तो 1970 के करीब में, मतलब आज से 50 साल पहले, एवरेज जो लैंड होल्डिंग जो था वो 2 मतलब जिसको हम ये कह सकते कि 2.28 हेक्टर का था। इतनी लैंड जो है, मतलब एवरेज जो है एक किसान के पास में 6 एकड़ के करीब की लैंड थी। उसके बाद 10 साल के बाद जब हम लोग आंकड़े देखते हैं तो 1981-82 के करीब जो है वो लैंड होल्डिंग कम होता है और 2.26 या 28 से वो नीचे घटकर 1.8 होता है।
वो ज़मीन जो है उसकी घटी जाती है, 5 एकड़ से नीचे आती है। फिर 1995 1996 में ये और नीचे आती है और ये 1.4 होती है। और जब हम लोग अभी 2015-16 में देखते हैं तो ये आज जो है ये लगभग 1 हेक्टर और 0.4 के करीब है, यानी आज किसानों के पास में 2.5 एकड़ से भी कम ज़मीन है, 2-2.5 एकड़ के करीब ही है। और सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग भारत में 84% ऐसे किसान जो है वो 2 हेक्टर से कम वाली ज़मीन रखते हैं। अब जब किसानों के पास ज़मीन तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है, छोटी छोटी ज़मीनों के टुकड़े उनके पास में 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 1 हेक्टर के करीब ही ज़मीन अभी उनके पास बची है, और जब ये नए भूमि संशोधन कानून लागू हो जाएंगे तो उसमें जो बची हुई ज़मीन जो है वो भी उनसे छीनी जाएगी, और किसान इतने कमज़ोर है कि वो इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने लायक नहीं रहेगी। क्योंकि देश में ज़मीनों के मामले में जब भी विवाद होता है तो कानूनी लड़ाई किसानों को लड़नी पड़ती है, सरकार के विरोध में भी और कॉरपोरेट हाउसेस के विरोध में भी। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के और लैंड डिस्प्यूट के आंकड़े भी अगर उठाकर देखें तो देश में लगभग 25 लाख एकड़ की ज़मीन जो इन कानूनों के तहत जो अब तक एक्वायर की गई हो वो डिस्प्यूट में है। लगभग 14 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो है इन ज़मीनों पर बनाए जा रहे हैं। अब 25 लाख एकड़ ज़मीन जो है, मतलब ये 25 लाख हेक्टर की ज़मीन है, तो ये लगभग 62 लाख एकड़ के करीब की ज़मीन जो है जिसके ऊपर ये डिस्प्यूट है। और इसको लेकर तरह तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में चल रहे हैं। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि भारत के कोर्टों में सबसे ज़्यादा केसेस जो है, लगभग 25% के जो केसेस है ये लैंड डिस्प्यूट को लेकर है, जो सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस जाते लैंड डिस्प्यूट के, या वो जो है उसमें 30% जो है ये लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है। जो केस ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उसमें भी 30% जो केसेस का जो रेशो है ये लैंड एक्विजिशन को है। और अभी इसमें कोर्ट की कानूनी जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए वो एक दिन में तो फैसला नहीं आता जी। एवरेज अगर कोई लैंड डिस्प्यूट अगर कोर्ट में गया तो उसको सॉल्व करने के लिए, अपना फैसला अपने अनुकूल लेने के लिए एक किसान को कम से कम 20 साल तक उस केस को लड़ना पड़ता। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला आदमी जो है वो अपने गांव से निकलकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर 20 साल तक किस तरीके से कोई लड़ाई लड़ सकता है। जो बची हुई खेती है वो भी बेचनी पड़ती है। तो ये हालात ये है। अभी जैसे कृषि कानून में ये बात कही गई कि अब अगर किसी कॉर्पोरेट हाउसेस ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को धोखा ठग लिया तो किसके पास जाएगा? तो कोर्ट में पास जाने का तो रास्ता उसका बंद कर दिया। वो कलेक्टर के पास जाए, इसके पास जाए। अगर एसडीएम और कलेक्टर ने उसको न्याय नहीं दिया तो वो जो है वो फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो क्या किसानों की ये परिस्थिति है कि वो अपनी दाल सब्जी की लड़ाई लड़ने के लिए एसडीएम के पास जाए या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाए? तो एसडीएम भी या डीएम है वो भी उनकी सुनने वाले हैं तो कहाँ से सुनेगा? जब देश की सुप्रीम कोर्ट ही कॉर्पोरेट हाउसेस के इशारों पर फैसले देती हो तो एसडीएम और डीएम की क्या औकात है कि जो उनके इंटरेस्ट के विरोध में काम करें। इसलिए ये जो कानूनों में जो संशोधन किए गए किसानों के, वो बहुत ज़्यादा किसानों के विरोध में जाने वाले। मोदी सरकार के द्वारा भी जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों में भी इसकी छुपी व्यवस्था की गई है। जब किसान कर्जेदार हो जाएगा, उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा, तो उसको जमीन बेचने के अलावा विकल्प क्या रहेगा? असल में खेल क्या है संकेत जी कि पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट हाउसेस को देश की किसानों की फसलों से भी ज़्यादा उनकी नज़र जो है किसानों की ज़मीनों पर है। असल में ये भूमि जो संशोधन कानून है हो या जो कृषि संशोधन कानून हो, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या सरकार वाकई किसानों की आय बढ़ी करना चाहती है या कॉर्पोरेट हाउसेस किसानों का भला करना चाहते थे? फसल तो एक क्या है, ये दिखाने वाली बात है। असली जो नज़र कॉर्पोरेट हाउसेस की जो है वो किसानों के ज़मीनों पर है, और वो ज़मीन जो है वो पेश कीमती है। अब किसानों की ज़मीन पूंजीपति चाहते हैं, मगर वो किसानों से खरीदना भी नहीं चाहते, क्योंकि किसानों से सीधा अगर पूंजीपति ज़मीन खरीदेंगे तो उसे मार्केट रेट से खरीदना होगा, और इतना पैसा वो किसानों को देना नहीं चाहते। दूसरी बात, कोई भी किसान अपनी ज़मीन बेचना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो उसकी रोजी रोटी है, बिल्कुल उसकी इज्जत है, स्वाभिमान उसको रोजगार से मिलता है, तो उसको बेचेगा नहीं। और पूंजीपतियों को तो ये ज़मीनें चाहिए, तो ये ज़मीनें लेने के लिए पूंजीपति सरकार का सहारा लेते। सरकार फिर एक्विजिशन एक्ट के तहत किसानों से ज़मीन एक्वायर करती है, और फिर वो जो किसानों से जो छीनी हुई ज़मीन जो है ये थ्रो अवे प्राइस में
सरकार जो है कारपोरेट हाउसेस को देती है। आज़ादी के बाद में तो लीज के नाम पर 1 रुपए के लीज पर भी जो है सैकड़ों एकड़ जमीन जो है उद्योगपतियों को दी गई। फिर अदानी से पहले, अंबानी से पहले बिरला को मिली, टाटा को मिली, बजाज को मिली, गोदरेज को मिली। उसकी लंबी लिस्ट हमारे पास में है कि कैसे सरकार ने ये जो जमीनें हैं ये इन कंपनियों को, कारपोरेट हाउसेस को उस समय दी। अब सरकार क्या कर रही है कि ये जमीनें किसानों से छीन कर कारपोरेट हाउसेस को सरकारी रेट से देने का काम करेगी। अब कारपोरेट हाउसेस की नज़र जो है किसानों के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की ज़मीनों पर भी है। देश के पब्लिक सेक्टर के पास में लगभग 17 लाख एकड़ ज़मीन है और ये 17 लाख एकड़ ज़मीन जो है देश के बड़े बड़े शहरों के अंदर है। तो जब कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी बेची जाती है तो केवल उस कंपनी को बेचा नहीं जाता, उस कंपनी के जमीन जो है वो सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन भी उसको मिलती है जो पूरे भारत में फैली है। जैसे अगर रेल का डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है, डिफेंस के पास में है। डिफेंस का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बेचा जा रहा है। जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास में जो सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन है वो कारपोरेट हाउसेस के पास चली जाएगी। रेल का डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो रेल की जो ज़मीन है वो कारपोरेट हाउसेस के पास चली जाएगी। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की ज़मीन उनके पास चली जाएगी। तो ये सारा ज़मीनों को कारपोरेट हाउसेस को हैंडओवर करने का सरकार का काम चल रहा है। अब किसान एमएसपी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर किसान इस एमएसपी के साथ साथ जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो संशोधन किए जा रहे हैं उसके लिए भी उनको लड़ने की जरूरत है। और जमीन रहेगी तब फसल आएगी और तब एमएसपी का मामला बनेगा। मगर अभी इसमें क्या है कि जमीनों का अधिग्रहण जो है, ये जो सारे कानून जो है वो एक साथ नहीं किए जाएंगे, बड़े ठंडे तरीके से। अभी माहौल गर्म है तो इस वजह से इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही, मगर ठंडा ठंडा करके इसको एक एक लेवल पर ही किया जाएगा। मास एक्विजिशन नहीं होगा, मास एक्विजिशन नहीं होगा, इस वजह से मास के लेवल पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। किसी एक जिले में, किसी एक स्टेट में इसकी प्रतिक्रिया होगी और ये मामला बढ़ता जाएगा। जी जी जी। अभी आपने जो आंकड़े बताए हैं कि सरकार ने जमीन तो एसेज के नाम पर एक्वायर कर ली है लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है, जो आंकड़े अभी आपने बताए, तो पूंजीपति जमीन ले ही क्यों रहे जब उनको काम ही नहीं करना है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही अभी नहीं खड़ा करना है। जैसे आपने बताया कि 62% जमीनों पर काम हुआ है और बाकी जो 38% है उस पर काम नहीं हुआ है, तो पूंजीपति जमीन ले क्यों रहे? अभी जो जैसे महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2019 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो संशोधन किया है उसमें एक मर्यादा थी कि भाई 54 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता, तो अब उस सीलिंग को हटाया। अब इसका परिणाम क्या होगा कि जो बहुत बड़े जो डेवलपर्स जो है एक साथ 50 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन खरीद कर वहाँ पर अपने लेवल पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप खरीद सकते, बना सकते। 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ की बड़ी सी बड़ी जो है वहाँ पर ज़मीन खरीदी जाएगी और वहाँ पर कारपोरेट हाउसेज जो है या खासतौर पर जो बिल्डर्स है वहाँ पर बड़ी बड़ी टाउनशिप खड़ा करेंगे। तो ये जो सारे कानून बदले जा रहे हैं उसमें रियल इस्टेट को भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा, क्योंकि 50 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन वो खरीद नहीं सकते थे। 54 एकड़ का सीलिंग था, अब वो हटाया गया। तो जैसे बड़े बड़े डेवलपर्स, जैसे बॉम्बे का मामला उठाकर देख लीजिए तो बॉम्बे में सैकड़ों एकड़ सरकार की ज़मीन है। अगर वो ज़मीन प्राइवेटाइजेशन होकर सरकार की ज़मीन इन बिल्डर्स लोगों के हाथ में जाती है तो भी फ़ायदा है, या किसानों की ज़मीन लेने के भी अधिकार उनको दिए जाए तो भी उनका फ़ायदा। तो ये बड़े पैमाने पर किसानों के विरोध में जाएगा और जो डेवलपर जो है, बड़े बड़े बिल्डर जो है, वो एक एक टाउनशिप जो है 100, 200, 250, 300 एकड़ की टाउनशिप खड़ा करके वहाँ पर एक नई बस्ती बनाने का काम करेंगे और फिर वो ज़मीनें जो है जो हज़ारों में खरीदी गई है वो करोड़ों में उसके बेचे जाएंगे। जी, तो बाकी सारे तो मुद्दे हो गए हैं। शुक्रिया कुमार काले सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे MNTV के चीफ एडिटर कुमार काले, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून की बारीकियां, उसमें किए जाने वाले बदलाव, किसानों पर उसका क्या परिणाम होगा, पूंजीपतियों का किस प्रकार से फ़ायदा होगा और सरकार किस प्रकार से पूंजीपतियों के, भारत के जो कॉरपोरेट्स है, बिग कॉरपोरेट्स हैं, उनके हितों के लिए काम कर रही है, उन्होंने बताया। MSP से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा या किसानों
के लिए धोखादायक मुद्दा भूमि अधिग्रहण कानून है, क्योंकि भूमि रहेगी तभी फसल किसान उस पर पैदा कर सकेगा और उसके बाद मंडियों में जाने के बाद उसका एमएसपी का मामला खड़ा होगा। अगर भूमि ही नहीं रहेगी, ज़मीन ही किसानों के पास नहीं रहेगी, तो वो फसल पैदा नहीं कर सकता और ना ही फिर मंडियों में बेचने का सवाल निर्माण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको लेकर हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर कुछ आपके सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पर उन सवालों के लिए भी, उन सवालों का जवाब देने के लिए भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और ये जो पॉडकास्ट या थॉटकास्ट का सिलसिला हमने शुरू किया है वो हफ्ते में 3 बार होगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। और उसका समय भी हम शाम का रखेंगे। शाम के 7-8 बजे आपको इसी प्रकार का एक वीडियो मिलेगा जिसमें देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करके आपको जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। और ये वीडियो यानी थॉटकास्ट की हमारी ये सीरीज़ देखने के लिए जिन लोगों ने हम अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो मुद्दा अभी दबा हुआ है वो ज़मीनी स्तर पर आए और इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हो जाए। शुक्रिया।